हम पढ़ रहे थे संगम काल में हमने इनकी राजधानी, उसके बाद फिर यहाँ पर इनके बंदरगाह और इनके प्रतीक चिन्ह देख लिए थे। उसके बाद फिर हम चेर वंश को पढ़ रहे थे। जो चेर वंश में हमने पूरा पूरा का पूरा चेर वंश देख लिया। चेर वंश का अगर देखा जाए, ये आपका जो पूर्ववर्ती थे, जो पहले थे, पहले चेर थे, तो उसमें कुलशेखर वंश, उसके बाद इसे कुलशेखर वंश कहा जाता है। इसका संस्थापक उथयन चेरलाथन था। उसके बाद फिर यहाँ से उथयन चेरलाथन को भोजन देने वाला यानी कि आपका परुम सोट्टू के नाम से जाना जाता था, फाउंडर, याद रहेगा। उसके बाद फिर नेंदुन चेरलाथन, जिसने हिमालय तक विजय प्राप्त की थी। सेन गुटुवन, यही क्वेश्चन आता है, इसको इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। ये क्या था? इसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लाल चेर। सबसे महान शासक जो चेर वंश का हुआ वो यही हुआ। अब ये क्या करता है? ये आपका कणगी पूजा तथा या पटनी पूजा की स्थापना करता है। उसके बाद फिर चेर कुटुवन, अगला शासक चेर कुटुवन आता है, जो मुसीरी बंदरगाह, जो बंदरगाह था चेर का मुख्य व्यापारिक केंद्र था, इसकी स्थापना करता है। उसके बाद फिर कुलशेखर अलवर और राम कुलशेखरा इसके अंतिम शासक हो जाते हैं। कंप्लीट चेर वंश हुआ। उसके बाद फिर चोल वंश। चोल वंश में परवर्ती और बाद वाले चोल, पूर्ववर्ती चोल, परवर्ती चोल और मध्यकालीन चोल, तीन तरह से चोल को पढ़ा जाता है। जैसे यहां से प्रारंभिक चोल जिन्हें कहा जाता है, यानी कि पूर्ववर्ती, पहले वाले। तो पूर्ववर्ती चोल में एलारा और करिकाल को पढ़ा जाता है। एलारा और करिकाल ये वो शासक थे। एलारा जिसने श्रीलंका क्वेश्चन आता है श्रीलंका का, श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया था। वहां की जो राजकुमारी थी लीलावती से भी विवाह कर लिया था। कावेरी, कावेरी पर नदी पर बांध बनाया था, किसने बनाया था? करिकाल ने बनाया था। उसके बाद फिर आते हैं मेन मुख्य बात, जो चोल वंश के संस्थापक थे, ये हमने अभी पढ़ा था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय चोल। कौन थे? विजयालय। सबसे महान शासक कौन है? विजयालय चोल हुए। वास्तविक संस्थापक विजयालय चोल को कहा जाता है। आदित्य चोल, जिसने पल्लवों को हराया था। इसके बाद फिर दूसरा शासक आता है आदित्य चोल। आदित्य चोल पल्लवों को हराया। उसके बाद फिर परांतक, अगले शासक का नाम था परांतक, जिसने पांड्यों को हराया था। किसको? पांडो, पांडो नहीं पांड्यो लिखेंगे, पांड्य, वही पांड्य जो अभी बताया मैंने, चेर चोल पांड्या, नीचे की तरफ जो पांड्य, पांड्यों को हराया। उसके बाद फिर राजा राम प्रथम। चोल वंश का स्वर्ण काल अगर कहा जाता है तो किसके शासनकाल को? राजा राम प्रथम के शासनकाल को कहा जाता है। यही वो राजा राम प्रथम है जो बृहदीश्वर, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराता है। उसके बाद फिर राजेंद्र, ये आपका राजेंद्र प्रथम, जिसको गंगे कोंडा चोल कहा जाता है, नहीं कि गंगा तक जिसने अपना शासन फैला दिया हो उसे गंगे कोंडा चोल कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात अगर बात याद रहती है तो यहां से फिर एक बात और याद रखना है आपको। जो ये चेर शासक थे, इसमें से चेर ने चोल शासक थे, इसमें से परवर्ती चोल आते हैं, बाद वाले चोल। बाद वाले चोल में कोलतुंग और राजेंद्र थर्ड कौन आता है? कोलतुंग तथा राजेंद्र थर्ड आखिरी शासक होते हैं, यानी कि परवर्ती चोल। यहां लिख देता हूं मैं, परवर्ती चोल। परवर्ती चोल, परवर्ती चोल में दो नाम याद रखने आपको। एक नाम है ये आपका कोलुतुंग, कोलुतुंग, और एक याद रखना है राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड, राजेंद्र थर्ड क्या होता है? ये आपका, इसको लिखेंगे लास्ट, ये लास्ट चोला है। ये क्या है? चोल वंश का आखिरी शासक कौन है? राजेंद्र थर्ड है, इसका ध्यान रखना है। कोलुतुंग यानी कि परवर्ती, जो बाद में आए थे। ठीक है जी। उसके बाद फिर इतनी सी बातें ये यहां से आपने याद कर ली है, पूरा चोल वंश पढ़ा। उसके बाद फिर वैसे तो इंपॉर्टेंट यहीं तक था पांड्य वंश। अब पांड्या वंश में भी इंपॉर्टेंट यही चीज है, लेकिन पांड्या वंश को भी तीन पार्ट में पढ़ा जाता है। ये प्रारंभिक, उसके बाद मध्य, उसके बाद फिर परवर्ती। प्रारंभिक में संस्थापक किसको कहा जाता है? आपका निंदु जेलियन को कहा जाता है। निंदु जेलियन पांड्या को संस्थापक, फाउंडर कहा जाता है पांड्या वंश का। उसके बाद फिर निंदु जेलियन सेकंड आता है, जो पांच संगठन, जो इस अपने आसपास के पांच संगठन थे, कौन कौन? चोल थे, चेर थे, ऊपर पल्लव थे, इन पांच संगठन को एक साथ हराता है। क्या नाम था इसका? ये आपका नेंदु जेलियन सेकंड। उसके बाद फिर ये आपका मुदुकर्मा सेकंड, ये अपने आसपास के में, यानी कि ये धार्मिक प्रवृत्ति का था, ये यज्ञ कराता है। उसके बाद फिर उग्र पेरुवल्दी अंतिम शासक था, किसका? ये प्रारंभिक पांड्या का। प्रारंभिक पांड्या का अंतिम शासक कौन था? उग्र पेरुवल्दी। उसके बाद फिर मध्य जो पांड्या है, मध्यकालीन पांड्या में ये आपका कंडुगोन रणधीर, श्रीवल्लभ, मारवर्मन थर्ड, तथा ये क्या था? मारवर्मन थर्ड, ये लास्ट था जिसने मारवर्मन थर्ड से एक क्वेश्चन आता है। जो परांतक, परांतक कौन था? ये पांड्यों को हराया था, और इसने मारवर्मन ने किसको हराया था? पांड्या को हराया। किसको हराया था? परांतक को हराया था, सिर्फ इसने हराया था। उसके बाद फिर परवर्ती आते हैं, मारवर्मन, सुंदर पांड्य, जटावर्मन, कुलशेखरा पांड्य, वरगुण पांड्य अंतिम शासक थे। सबसे महान शासक अगर
राजगर माना जाता है पूरे के पूरे पांड्य वंश में, जिसने अपना साम्राज्य सबसे ज्यादा फैलाया था, तो वो था आपका जटावर्मन। लिखेंगे सबसे शक्तिशाली, क्या होगा, सबसे शक्तिशाली शासक। सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा जाता है, तो जटावर्मन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा संगम काल में चेर चोल पांड्या, पहले भी, बाद वाले भी और मध्य वाले भी, सारे देख लिए हमने। इंपॉर्टेंट ऊपर जो 3 बातें लिखी ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर संस्थापक इंपॉर्टेंट है, आखिरी रूलर इंपॉर्टेंट है। जिसने जो कार्य किए मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से बताया। ठीक है जी, इतनी बातें याद रहती है। अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन होंगे, अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, संगम कविताओं में, देखिए अब संगम कविता है, संगम कविताएं अगर कही गई है तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, यानी कि संगम साहित्य, संगम साहित्य का क्वेश्चन है। संगम साहित्य में ये आपका वट किरुथल की प्रथा निम्नलिखित में कौन स्पष्ट करता है। वट किरुथल क्या होता था, जब संगम साहित्य में कहा जाता है कि जब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो युद्ध में पराजित राजा भूखे रहकर अनुष्ठानिक आत्महत्या कर लेते थे, यानी कि भूखे रहकर, इतना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी, उनको भूखे रहकर अपनी आत्महत्या करनी होती थी, उसे क्या कहा जाता था, उस विधि को क्या कहा जाता था, वट किरुतल कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में ही ऐड कर लेंगे, वट किरुतल क्या था, वट किरुतल युद्ध में पराजित राजा को भूखे रहकर अनुष्ठानिक आत्महत्या करना। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात आती है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले क्या है, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले किस काल के प्रसिद्ध महाकाव्य है। देखिएगा किस काल के, संगम काल के, आंसर क्या आ जाएगा, संगम काल के। शिल्पाधिकारम मणिमेखले, अगर मैं इनकी बात करूं कि किस किस के द्वारा ये लिखा गया है, सबसे पहले बात आती है शिल्पाधिकारम की या इलांगो अधिकल। शिल्पाधिकारम किसने लिखा, शिल्पाधिकारम संगम साहित्य में कुछ रचनाएं लिखेंगे, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपका, लिखेंगे दूसरा क्या लिखा है, मणिमेखले, दूसरा मणिमेखले, ये लिखा था इलांगो अधिगल ने, इलांगो अधिगल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, इलांगो अधिगल के द्वारा लिखा गया। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आता है मणिमेखले का, मणिमेखले लिखा था शीतले सतनार ने। किसने लिखा था, शीतले सतनार के द्वारा लिखा गया, शीतले सतनार। अब संगम साहित्य से और कौन कौन सी रचनाएं पूछी जाती है, एक तो शिल्पाधिकारम हुआ, मणिमेखले हुआ, और क्या पूछा जाता है यहां से, जीवक चिंतामणि या फिर आपका तोलकाप्यम पूछा जाता है। एक पूछा जाता है व्याकरण जो है, यहां पर व्याकरण का नाम है तोलकाप्यम। तोलकाप्यम किसने लिखी, तोलकापियर ने लिखी। किसने लिखी, तोलकापियर ने लिखी। फिर आते हैं जैन साहित्य, यहाँ तमिल जैन साहित्य, तमिल जैन साहित्य में एक जीवक चिंतामणि है और दूसरा है ये आपका वलयातपी, क्या नाम है, वलयातपी, वलयातपी, और दूसरा जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। ये दोनों क्या है, तमिल, जैन तमिल के द्वारा, किसके द्वारा, जैन तमिलों ने लिखे, तमिल जैन या तमिल में रहने वाले जैन जो भिक्षुक थे उन्होंने लिखे। उसके बाद उसके बाद फिर एक बौद्ध धर्म का आता है ऐसे ही, जिसे कुंडल केसी कहा जाता है, तमिल बौद्ध के द्वारा कुंडल केसी लिखा गया। लिखो कुंडल केसी, कुंडल केसी किसने लिखा, कुंडल केसी लिखा तमिल बौद्ध ने। किसने लिखा भाई, तमिल बौद्ध के द्वारा लिखा गया है कुंडल केसी। फिर यहां से एक बात और याद रखनी है आपको, एटुटगोई और पट्टू पाटू, क्या है, एटुटगोई और पट्टू पाटू, दो चीज पूछी जाती है यहां से, यहां से एटुटगोई, एटुटगोई और दूसरा पट्टू पाटू। पट्टू पाटू क्या है, एटुटगोई है 8 कविताओं का संग्रह, 8 कितनी, 8 कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह कहा जाता है, संग्रह। और इसे पट्टू पाटू को कहा जाए 10 कविताओं का संग्रह, 10 कविताओं का संग्रह, इस तरह से इनको कहा जाता है। ये भी आपको याद रहे, एटुटगोई और पट्टू पाटू, इनका संबंध भी किससे है, इनका संबंध भी तमिल साहित्य से। तो तमिल साहित्य की ये रचना याद रखने, महाकाव्य संगम काल के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
संगम काल में मूवेंदर किसे कहा जाता था? तो मूवेंदर या फिर वेंदुर कहा जाता था। ये चोर चेल, ये आपका जो हमने अभी बनाया था, ये मैपिंग की थी, ये वाली मैप, ये मैप बनाया था ये वाला। तो इसमें इधर की तरफ कौन है? चेर, ये आपका चेर। ऊपर की तरफ कौन है? ये आपका चोल। और नीचे की तरफ कौन है? यहाँ पर पांड्या। तो ये आपका सीसीपी जो बताया था, सीसीपी, ये क्या कहलाते हैं? ये मूवेंदर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मूवेंदर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द लोएस्ट क्लास ऑफ एग्रीकल्चर लेबर कॉल्ड इन संगम सोसाइटी? संगम काल में, संगम काल में कृषि में लगे सबसे निचले वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? सबसे पहले लिखा है वेलर। जो ऊपर लिखा है वेलर किसे कहा जाता था? तो ये थे आपके सबसे ऊपरी वर्ग के लोग, ऊपरी वर्ग के लोग, वर्ग के लोग जिनके पास बहुत ज्यादा, जिनके पास बहुत ज्यादा क्या हुआ करती थी? कृषि खेती बाड़ी हुआ करती थी, उनको कहा जाए वेलर। उसके बाद फिर आंसर जाएगा कैडियार। क्या कहा जाए? इनको कैडियार कहा जाता था। मरुदम क्या होता था? अगर हम संगम साहित्य की बात करें या संगम काल की बात करें, तो संगम काल में मरुदम जो उपजाऊ भूमि होती है, कैसी भूमि? उपजाऊ भूमि। तो उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? उपजाऊ भूमि को मरुदम कहा जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में ये नया क्वेश्चन मैंने खुद से जानबूझकर खुद से बनाया था कि इस तरह का क्वेश्चन आज तक नहीं देखा है किसी ने ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मैंने बनाया है, जानबूझ के बनाया कि इस तरह से भी ऑप्शन आगे आने वाले टाइम पे अगर टफ करेगा तो क्वेश्चन इस तरह से भी सेट किए जा सकते हैं। जब देखेगा 1BQ 2CP 3AR क्या है ये? यानी कि दो लिस्ट दे दी है, दो लिस्ट जारी की, पहली और दूसरी, और ये पहली, ये आपका सूची पहली, यहां से यहां तक तीन लिस्ट में इनको मेल करना, मिलान करना है। चेर वंश है, चेर वंश की राजधानी क्या है? चेर वंश की राजधानी है वंजी। उसके बाद फिर दूसरा प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ये धनुष बाण था। तो ए का, वन का क्या जाएगा? वन का सीपी जाएगा। वन का सीपी, वन का सीपी, वन का सीपी, बी इज करेक्ट आंसर। खत्म। तो आंसर यहां से निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद फिर गांधार कला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई? अब ये है आपका कला तथा साहित्य के क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इनको लगा लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन रट लेना इनको। गांधार कला कनिष्क के शासनकाल में, किसके? कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला। उसके बाद फिर चार सिंगों वाला स्तंभ कहां से पाया? सारनाथ स्तंभ, ये आपका अशोक का स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। उसके बाद फिर अजंता की गुफाओं में बने चित्र मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित थे? तो किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद फिर उदयगिरी की गुफाओं में प्रसिद्ध वराह मूर्ति किस काल में बनी? तो वराह मूर्ति किस काल में बनी थी? तो गुप्त काल में बनी। किसमें? गुप्त काल में वराह मूर्ति बनी थी। फिर एक क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो पल्लव शासक, वैसे ये क्वेश्चन कहां पढ़ेंगे? आप जब पल्लव वंश को पढ़ेंगे या आपका राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे, लेकिन यहां बता देते हैं इसको, याद रखना, नरसिंह वर्मन। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कला से, कला तथा जितने भी आपके कला तथा संस्कृति से संबंधित। सांची का महानतम स्तूप मूल रूप से किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनवाए गए हैं? तो ये किसके? चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए। ये आपका कला साहित्य के कुछ क्वेश्चन बाद में हमने डिस्कस किए, जिनको आपको एज इट इज रट लेना है, कैसे भी करके 1 बाय 1 लिखना है। नोट्स में 1 लाइनर में लिखना है। आपको क्या लिखना है? इसको हटाकर 1 लाइनर में लिखना है, याद हो जाएंगे। तो ये था आपका संगम काल। संगम काल को हमने जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया। वैसे हमने चेर और चोल लगभग लगभग पढ़ लिए थे, पांड्या बचा था, तो इसको कवर करने के लिए मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है। इसको अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छे से याद करना। बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कराए। ये आपका संगम साहित्य के जो क्वेश्चन कराए, संगम साहित्य में व्याकरण के बारे में लिखा है, जो इलांगो अधिकल ने लिखा, शिल्पाधिकारम, ये सारी की सारी चीजें, मणि मेखले, साथ साथ में आपका तोलकापियम व्याकरण है, ये सारे नाम इनको याद करना है, आपको इनको याद करना है। ठीक है, तो सभी को थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अब दिवाली के बाद, और दिवाली के बाद फिर हिस्ट्री का दूसरा पार्ट आएगा, उस यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री आएगा, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, ऐसे ही फिर पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा। लगातार क्लासेस आपको फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।